नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, कैबिनेट बैठक में लिए गए कई निर्णय। आदिवासी विकास विभाग का बाबू गिरफ्तार, 10,000 रिश्वत लेते एसीबी के चढ़े हत्थे। शिक्षक के पेशे को कलंकित करने का मामला, आरोपी शिक्षक सस्पेंड। और दवाइयों की सप्लाई हुई प्रभावित, मरीजों को पड़ रहा भटकना। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करेगी। किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान बेचने की अनुमति होगी। धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए ई-केवाईसी आधारित पंजीयन को अनिवार्य किया गया है, जिसे भारत सरकार के एग्रीस्टेक पोर्टल से जोड़ा गया है। पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तक तय की गई है। राज्य के 23 लाख हेक्टेयर रकबे में डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा कर लिया गया है, जिससे खरीदी रकबे का निर्धारण सटीक रूप से किया जा सके। किसानों की सुविधा के लिए टोकन तुहर हाथ मोबाइल ऐप से ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें समितियों में लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही बायोमेट्रिक सत्यापन से वास्तविक किसानों से धान खरीदी की सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश में 2739 खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। समितियों को शून्य सुखद धान खरीदी पर प्रति 5 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। धान खरीदी की निगरानी के लिए मार्केट मुख्यालय में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा और जिले में भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। धान परिवहन और भंडारण में पारदर्शिता एवं मितव्ययता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को भुगतान 6 से 7 दिनों के भीतर करने की व्यवस्था होगी, जिससे उन्हें समय पर आर्थिक लाभ मिल सके। आज मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में महत्वपूर्ण रूप से राज्य के किसानों से खरीद विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य शासन के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025 छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बाल तस्करी यानी चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े मामलों की सुनवाई तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों को आदेश दिया है कि ऐसे मामलों का ट्रायल सर्कुलर जारी होने की तारीख से 6 महीने के भीतर हर हाल में पूरा कर लिया जाए। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनीष कुमार ठाकुर ने 8 अक्टूबर 2025 को यह सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर इन मामलों की रोजाना सुनवाई की जाए ताकि समय सीमा के भीतर फैसला सुनाया जा सके। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के 15 अप्रैल 2025 को दिए गए फैसले के आधार पर जारी किया गया है। यह फैसला पिंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामलों में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को बाल तस्करी से जुड़े मुकदमे को प्राथमिकता से निपटाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का शब्दशः और भावना के साथ पालन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही यह आदेश राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को भेजा गया है। साथ ही एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीशों को भी निर्देशित किया गया है कि वे इन मामलों की सुनवाई प्राथमिकता से पूरी करें। शुक्रवार को बिलासपुर जिले के कांग्रेस कार्यालय में एक ऐसा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष व केंद्रीय पर्यवेक्षक उमंग सिंघार पत्रकारों से रूबरू हुए। आपको बता दें, कांग्रेस ग्रामीण और शहर अध्यक्ष का चुनाव किया जाना है, जिसके लिए मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को पर्यवेक्षक बनाया गया, जो बिलासपुर पहुंचकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष के लिए दावा करने वाले कांग्रेसी नेताओं का आवेदन लिया। उन्होंने चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी निष्पक्षता के साथ अपने अध्यक्ष का चुनाव करेगी। उमंग सिंघार ने अपने बयान में कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर अब नए तरीके और नई सोच के साथ जिला, ब्लॉक और मंडल के अलावा बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नई सरकार जो वादे करती है उसे पूरा नहीं कर पाती। दलित के साथ और किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी खड़ी है और कांग्रेस पार्टी हर व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। और अब नए जिला अध्यक्ष के लिए
नए चेहरे की तलाश की जा रही है। आपको बता दें, एमपी के नेता के साथ प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पहले की तरह ही है, पर अब केंद्रीय स्तर पर चुनाव होगा, लोगों से राय ली जाएगी। इसके साथ ही अब मीडिया और सामाजिक संस्थानों से भी अध्यक्ष चुनाव के लिए राय ली जाएगी। तो कांग्रेस के साथ व्यक्ति को भी अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा। जैसा कि तत्काल आने वाले समय में जैसे ही चयन होगा, मेरे ख्याल से पूरी प्रक्रिया में ये महीना भर लगेगा। समितियों का पुनर्गठन पूरा होगा, ब्लॉक, मंडल, ग्राम स्तर पर समिति को सक्रिय किया जाएगा कांग्रेस की। 2000 जो प्रतिनिधि आए हैं वो ये खुद पूछेंगे कि लोगों की क्या राय। प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं, लगभग समझिए कि प्रक्रिया लोगों से पूछ के ही करने की, अभी भी लोगों से पूछ के करने की। पारदर्शिता उस हद तक कि 1-to-1 पे बल दिया जा रहा है, नहीं तो कोई 10 ट्रक लेके आ रहा है, कोई 20 ट्रक लेके आ रहा है, कोई 50 ट्रैक्टर लेके आ रहा है, वो भीड़ से क्या पता चलता है। लेकिन ये कभी नहीं कहूंगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, पर आप ये कहोगे कि मुख्यमंत्री आप नहीं बनना चाहते हो, ऐसा कहो तो कौन कहेगा। दोनों चीज में बहुत फर्क है और वो बात सामने है। बिहार चुनाव को लेकर भी कभी जिस तरह सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची चल रही है, दोनों ही दलों के बीच में, इंडिया जनता दोनों के बीच में ही सीट शेयरिंग को लेकर चल रही है, माथापच्ची चल रही है। क्या लगता है, क्या बिहार की स्थिति? ये आसान निर्णय नहीं होता है और लगभग बराबरी की स्थिति है। दीपावली त्योहार के मद्देनजर पिछले वर्ष की तरह शहर के भीतर इस बार रिवर व्यू, शनिचरी और मुंगेली नाका मैदान में 2 जगह अस्थायी पटाखा बाजार लगाया जा रहा है, जहां व्यवस्थित 134 दुकानें से शहरवासी पटाखे खरीद सकेंगे। गुरुवार को पटाखा बाजार में दुकानों को लेकर लॉटरी निकाली गई। इस वर्ष रिवर व्यू में 89 दुकानें और मुंगेली नाका मैदान में 45 दुकानें लगाई जा रही है, जहाँ शहरवासियों के लिए कुल 134 दुकानें उपलब्ध रहेंगी, जिसमें पटाखा दुकानों के लिए लॉटरी निकाली गई। एक एक कर सभी दुकानदारों के नाम चीट से निकालकर दुकान के नंबर अलॉट किए गए, जहां पटाखा बाजार व्यापारी संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मैदान के चारों तरफ सुरक्षा के उपायों के साथ खुली पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा किसी भी आपात की स्थिति से निपटने सारे उपाय पटाखा बाजार में तैनात किए जाएंगे। मैदान में दुकानें बननी शुरू हो गई है, जहां जल्द ही दुकानें सज जाएंगी। व्यवस्था के तहत प्रत्येक दुकान के लिए निर्धारित शुल्क लिया गया है, जिसमें टेंट, मैदान, किराया आदि शामिल है। यहाँ 2025 अस्थायी फटाखा व्यापारी संघ मुंगेली नाका में नगर निगम के प्रतिनिधियों और उपस्थित सभी व्यापारियों 134 दुकानों का लॉटरी पद्धति द्वारा ड्रा किया जा रहा है, जिसमें मुंगेली नाका में 45 दुकान और रिव्यू जहाँ पे सबसे बड़ी दुर्गा यहाँ पे विराजमान हुई थी, वहाँ पर 89 दुकान 89 दुकान की ड्रा की गई। यहाँ पर जो प्रशासन की हमें सुविधा मिलती है वैसे ही रहेगी और हमेशा मिलती रही है और वैसा ही मिलती रहेगी, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। न्यायधानी में आदिम जाति कल्याण विभाग में शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के एवज में रिश्वत मांगने वाले बाबू को रंगे हाथों एसीबी की टीम ने पकड़ा है। एसीबी की इस कार्रवाई से आदिम जाति कल्याण विभाग में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार एंटी करप्शन ब्यूरो को पूर्व में सिलियारी निवासी अभिलाष वर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने साहू समाज की युवती से अंतरजातीय विवाह कर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग में आवेदन किया था, जहाँ उन्हें 2,50,000 रुपए की राशि जारी की जाती है। सभी वैध दस्तावेजों को विभाग में जमा करने के बाद भी आदिम जाति कल्याण विभाग में पदस्थ बाबू मनोज टोंडेकर ने प्रोत्साहन राशि दिलाने के एवज में 10,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत एसीबी की टीम को प्रार्थी युवक ने की थी। जिसके बाद एसीबी की टीम ने पूरे मामले की गुप्त रूप से जांच की और फिर ट्रैप की योजना बनाई, जहां शुक्रवार को तयशुदा योजना के अनुसार जब बाबू ने आवेदक से रिश्वत की रकम स्वीकार की, तभी मौके पर मौजूद एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया। टीम ने उसके पास से रिश्वत की राशि बरामद भी कर ली है। फिलहाल आरोपी बाबू से एसीबी अधिकारी गहन
पूछताछ कर रही है। जांच की जा रही है कि वह कितने समय से इस तरह से घूसखोरी में लिप्त था और किन किन लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि के नाम पर परेशान कर चुका है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। इधर मामले में आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त पीसी लहरे ने मामले में अपना पल्ला झाड़ते हुए मीडिया से कहा कि उक्त मामले की उनको जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि विभाग के सभी कर्मचारियों को काम के एवज में घूसखोरी नहीं करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को लेकर अब भविष्य में मॉनिटरिंग की जाएगी। इस पूरे मामले में सवाल यह है कि क्या विभागों में घूसखोरी प्रवृत्ति को रोकने की जिम्मेदारी केवल एसीबी टीम की है या इसे रोकने विभाग के आला अफसरों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। और मामला तो अभी मुझे भी पता नहीं है कि किस मामले में है। लेकिन एक रिश्वतखोरी का मामला हाँ। सामने आया है, तो इसको आप विभागीय स्तर पे किस तरह से समीक्षा करेंगे, इसकी जांच करेंगे? अभी विभागीय स्तर पे तो अभी फिलहाल तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक पुलिस केस है, अब आगे का जो है वो कार्यवाही कोर्ट के ऊपर है। ये तो जो हो गया, ये आपके विभाग में जो घूसखोरी की परंपरा चल रही है, उस पर रोक लगाने के लिए आप क्या करेंगे, सवाल ये? नहीं, हमने तो पहले ये वो इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि कोई भी व्यक्ति किसी से कोई लेन देन नहीं करेगा। अब इंटरनल यदि कोई चोरी छुपे कोई काम करता है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग की या अधिकारी की नहीं होती है। सूफी संत हजरत बाबा सैयद इंसान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के 67वें सालाना उर्स का आगाज गुरुवार को परचम गुसाई के साथ लुत्ला शरीफ दरगाह में शुरू हो गया। शुक्रवार को उर्स के दूसरे दिन खासतौर पर जुमा का दिन होने के कारण हजारों ज़ायरीन सुबह से ही दरगाह में उमड़ पड़े। सुबह से ही चादर चढ़ाने का सिलसिला लगातार चलता रहा और दरबार को खूबसूरत फूलों से सजाया गया। बाबा सरकार को दोपहर 12:40 पर खादी में आस्ताना ने गुस्ल दिया। इस दौरान मोहम्मद उस्मान ने शिजरा पेश किया और कारी शब्बीर अहमद ने अमन चैन की दुआ करवाई। हजारों लोगों ने एक साथ हाथ उठाकर आमीन की सदा लगाई। जुमा की नमाज नूरानी शाही मस्जिद में इमाम मोहम्मद कलीमुल्लाह खान ने अदा करवाई। इसके बाद शाही चंदल चादर कमरिया दादी अम्मा की बरगाह से पेश की गई, जिसमें राज बैंड पार्टी बिलासपुर ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। दरबारी कव्वाल यासिन शोला ने भी अपनी मनमोहक कव्वाली प्रस्तुत की। रात 9 बजे तक आयोजित तकरीर में प्रसिद्ध धर्मगुरु सैयद अमीनुल कादरी ने देश में मानवता, भाईचारा और एकता का संदेश दिया। उर्स के दौरान शुद्ध शाकाहारी भंडारा भी लगाया गया, जिसमें बुजुर्ग और शुगर के मरीजों के लिए नान और रोटी का विशेष इंतजाम किया गया। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले के शासकीय हाई स्कूल जोगीपुर के प्रभारी प्राचार्य मनीष वर्मा को निलंबित कर दिया गया है। उन पर महिला शिक्षिका के साथ दुर्व्यवहार, छात्राओं को गलत नियत से देखना और अनुचित स्पर्श करने के आरोप है। मामले में बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर डीपीआई ने मनीष वर्मा का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया। मिली जानकारी के अनुसार प्राचार्य मनीष वर्मा के खिलाफ शिक्षा विभाग में हुई शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष किया गया था, जिसमें शिकायत के जांच के बाद यह पाया गया कि 21 अगस्त 2025 को मनीष वर्मा ने विद्यालय की एक महिला शिक्षिका के साथ विवाद किया और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। इसके अलावा उन पर विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को गलत नियत से देखने और अनुचित स्पर्श करने का भी आरोप लगाया। शिकायतों में यह भी उल्लेख किया गया कि मनीष वर्मा विद्यालय के अन्य शिक्षकों, प्रधान पाठकों और संकुल समन्वयकों के साथ भी कई बार दुर्व्यवहार और अपमानजनक व्यवहार किया गया है। जांच प्रतिवेदन में इन सभी आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया गया। यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन करते हुए गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। इन तथ्यों के आधार पर मनीष वर्मा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर निर्धारित किया गया है। बिलासपुर का फरार हिस्ट्री सीटर इंस्टाग्राम पर पिस्टल के साथ रील बनाकर दहशत फैला रहा है। उसने शहर के भाजपा और कांग्रेस नेताओं को जान से मारने की धमकी देकर रील बनाई है, जो अब
वायरल हो रहा है। यह पूरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। इसके साथ ही वीडियो में हिस्ट्री शीटर ने पिस्टल और कट्टा सप्लाई करने का भी दावा किया है। आरोपी नशे का सामान बेचता है, साथ ही चोरी, मारपीट और गुंडागर्दी के केस में फरार चल रहा है। पुलिस इस हिस्ट्री शीटर को पिछले 2 महीने से ढूंढ रही। इसी बीच वह इंस्टाग्राम पर वीडियो डाल रहे हैं। दरअसल सरकंडा क्षेत्र के चिंगराजपारा का रहने वाला लुट्टू पांडे निगरानी और आदतन बदमाश है। नशे का सामान बेचने के केस में पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पिछले 2 महीने से आरोपी फरार चल रहा है। पुलिस लगातार उसके ठिकानों में छापेमारी करने का दावा कर रही है, लेकिन वो गायब है। आरोपी लुट्टू पांडे फरारी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। वो पिस्टल और हथियारों के साथ रील्स बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर रहा है। उसका दोस्त और चोरी का आरोपी शिवम मिश्रा भी ऐसे ही पिस्टल के साथ वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम के जरिए आतंक फैला रहा है, लेकिन वह अब भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अभी पुलिस को सूचना मिली है। पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से एक व्यक्ति जो बदमाश है वो रील्स डाल रहा है और कुछ व्यक्तियों को बिलासपुर के धमकी दे रहा है। पुलिस ने उस मामले को संज्ञान लिया हुआ है, आगे कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर में मध्यस्थ राष्ट्र के लिए अभियान के तहत कुल 1962 लंबित मामलों का समाधान किया गया है। राष्ट्रव्यापी पहल न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों की संख्या कम करने और जनहितैषी न्याय व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई गई थी। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के कुल 11,144 मामलों को निपटारे के लिए भेजा गया था। इसका संचालन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। यह 90 दिवसीय राष्ट्रव्यापी मध्यस्थता अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चला। अभियान का मुख्य उद्देश्य तालुका न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक सभी स्तरों पर लंबित विवादों का सस्ता, त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान मध्यस्थता के माध्यम से सुनिश्चित करना था। इस दौरान विभिन्न प्रकार के मामलों को सुलझाया गया, जिनमें वैवाहिक विवाद, दुर्घटना, मुआवजा, दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा संबंधी मामले, विभाजन, बेदखली, भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद और अन्य दीवानी मामले शामिल थे। अभियान के माध्यम से न केवल हजारों मामलों का समाधान हुआ, बल्कि लोगों में मध्यस्थता के जरिए सौहार्दपूर्ण तरीके से न्याय प्राप्त करने की संस्कृति को भी प्रोत्साहन मिला। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ग्रामीणों को सामुदायिक वन अधिकार का दावा साबित नहीं हुआ। यह सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ में हुई। हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति और जयनंदन सिंह पोर्ते ने याचिका दायर कर ग्राम घटबार्रा के लोगों को मिले सामुदायिक अधिकार को रद्द करने और 2022 में फेज 2 कोल ब्लॉक की मंजूरी को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि ग्राम सभा की सहमति लिए बिना खनन की अनुमति दी गई। राज्य सरकार ने बताया कि समिति कोई वैधानिक संस्था नहीं है, इसलिए वह ग्राम सभा की ओर से दावा नहीं कर सकती। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के 2012 और 2022 के आदेशों को सही ठहराते हुए कहा कि परसा ईस्ट और केते बासन कोल ब्लॉक के फेज 1 और 2 में खनन की प्रक्रिया विधि सम्मत है। फैसले में यह भी कहा गया कि ग्राम घटबार्रा की 2008 और 11 की ग्राम सभाओं में केवल व्यक्तिगत भूमि अधिकारों पर चर्चा हुई थी, सामुदायिक अधिकारों पर नहीं। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कारपोरेशन यानी CGMSC घोटाले के कारण दवाओं उपकरणों के लिए नए टेंडर नहीं हो रहे। रेजिडेंट घोटाले का खुलासा होने के बाद से कई सप्लायर और निर्माण कंपनियों के भुगतान अटक गए हैं। कई दवा कंपनियों जिन्होंने 2 साल पहले ही दवाओं की सप्लाई कर दी, उनका भुगतान तक नहीं हुआ। इस वजह से दवा कंपनियों ने CGMSC से दूरियां बना रखी। अब दवाओं की खरीदी अटक गई है। इसका फायदा पूरी तरह से पुरानी कंपनियों को हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार CGMSC द्वारा दवा एवं औषधियों की खरीद के लिए जारी की गई कुल 16 निविदाएं 2 वर्ष से लंबित है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 614 दिन बीतने के बावजूद एक भी निविदा की कवर ए तक खोली नहीं गई है। इनमें से कई टेंडर 2023-24 और 2024-25 की अवधि के और उनमें बार बार पूर्व की कंपनियों से ही टेंडर किया जा रहा है। 100 से अधिक दवा और उपकरण की खरीदी में विलंब सबसे पुराने टेंडर को 614 दिन हो चुके हैं। इसके अलावा सबसे नए को 246 दिन हो चुके हैं। कुछ निविदाओं में 100 से अधिक दवा उपकरण शामिल है, जिनकी आपूर्ति सही रूप से न होने के कारण शासकीय हॉस्पिटल को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें, सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की आपूर्ति के लिए CGMSC की भूमिका अहम है, लेकिन निविदा 2 वर्ष से अटकी पड़ी है। इससे दवाओं की आपूर्ति बाधित हो रही है और सरकारी व्यवस्था की पारदर्शिता एवं तत्परता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिलासपुर में एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है, जिसमें 70 साल के बुजुर्ग और 30 साल की महिला ने प्रेम विवाह किया है, जिसका पूरा मोहल्ला साक्षी बना है। विधि विधान के साथ 7 फेरे लेकर दोनों ने अपने प्यार को नई पहचान दी है। इस वाक्य ने सबको हैरान भी कर दिया। दरअसल मामला सरकंडा के चिंगराजपारा अटल आवास क्षेत्र का है, जहां 70 वर्षीय दादू राम गंधर्व का दिल
वहीं मोहल्ले में रहने वाली 30 वर्षीय महिला पर आए युवती ने भी दादूराम के प्यार को स्वीकार किया। प्यार परवान चढ़ा, दोनों ने शादी करके साथ जीवन बिताने का फैसला लिया और शादी रचा डाली। गुरुवार को दोनों ने पूरे विधि विधान से शादी की। मोहल्ले के शिव मंदिर में भगवान को साक्षी मानते हुए दोनों ने 7 फेरे लिए। वरमाला सिंदूर के साथ शादी की सभी रस्म अदायगी की गई। खास बात यह भी है कि दोनों के इस अजब गजब प्रेम विवाह का पूरा मोहल्ला साक्षी बना। बाकायदा गाजे बाजे के साथ नाच गाकर मोहल्ले के लोग शादी में शरीक हुए और दोनों को नव दाम्पत्य जीवन की बधाई दी। बताया जा रहा है दादू रोजी मजदूरी का काम करता है। 70 के उम्र में बुजुर्ग दादूराम और 30 की महिला दोनों की दीवानगी, दोनों का प्रेम की कहानी अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। अनोखी शादी से लोग हैरान जरूर है, लेकिन दोनों की दीवानगी और शादी का यह नया सफर अपने आप में बिलासपुर के दादू को सोशल मीडिया में हीरो बना दिया है। शादी किए हो आप? हाँ जी, कितने दिन से आपको परिचय था इनका? इसके बाद 8 दिन के परिचय था इसका। एक हफ्ता परिचय हो गया। एक एक हफ्ते के नहीं, एक हफ्ता इसका परिचय है। कब शादी इनसे रचाए? हाँ, कल कल शादी काल हुई थी, कल गुरुवार। ये प्रेम विवाह आपने किया है? हाँ जी, रीति रिवाज से शादी हुई है। बताइए किस तरह की शादी हुई, कहाँ पे शादी हुई? मंदिर में हुआ शादी, वहाँ शादी में जी मंदिर में शादी हुई। आपके परिवार वाले खुश हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? आज करवा चौथ है, व्रत रखी? बहुत खुशी हुआ हमको शादी करके। हम अपना जीवन साथी ढूंढ रहे थे। हमारी दूसरी शादी है। हमारी पहली शादी हो चुकी है, ये हमारी दूसरी शादी। हमारा आदमी हमें छोड़ चुका था, 12 साल हो गया। तो हम अपना जीवन साथी ढूंढ रहे थे और ये हमें मिले 1 हफ्ता में। तो ये हमें पसंद आ गया, तो हमने इनको अपना जीवन साथी चुन लिया। कैसे जुड़ी प्रेम की कड़ियाँ, कैसे मुलाकात हुई, क्या कुछ अच्छा लगा इनका? बस हमको पसंद आ गए, बस हमको जीवन साथी अच्छा लगा, इसीलिए हम इनसे जुड़ गए और हमने शादी कर ली। आज करवा चौथ भी, उपवास भी है? जी हाँ, हमने इनके लिए व्रत रखा है। आपका नाम? मेरा नाम आरती त्रिवेदी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।